बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल डाल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की पुरस्कार कहानी का टॉपिक है सुनहरे सांप। रात के 1 बजे का वक्त था कि मेरे मोबाइल की घंटी ने मुझे गहरी नींद से जगा दिया। मैंने बेड पर लेटे लेटे आंखें बंद किए ही फ़ोन सुना। हेलो डॉक्टर रिजवी, मैं सिकंदर अली बोल रहा हूँ। इतनी रात का फ़ोन करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं इस वक्त कराची आया हूँ। तुम्हारी भाभी की तबीयत ख़राब है, प्रेगनेंसी केस है। एक एहसान करो, इसको अपने अस्पताल में दाखिल करा दो। मैं सुबह पहुंच जाऊंगा। ठीक है सिकंदर, मैं कुछ करता हूँ। मैंने एक एकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं उठा, गाड़ी निकाली। पहले मैं सिकंदर के घर गया, वहाँ से इसकी बीवी को लिया और अस्पताल में दाखिल करा दिया। लेडी डॉक्टर और नर्सों को हिदायत देकर घर लौट आया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह ज़रा देर से आँख खुली तो अस्पताल पहुँचने में भी देर हो गई। अभी मैं अपने कमरे में जाकर बैठा ही था कि गायनी वार्ड की एक नर्स मेरे कमरे में दाखिल हुई और घबराते हुए लहजे में बोली, डॉक्टर साहब, आपने जिस खातून को रात डिलीवरी के लिए दाखिल कराया था, इसने एक अजीब और खलकत बच्चे को जन्म दिया है। नर्स की बात सुनकर मैं परेशान हुआ। मैं उठा और इसके साथ हो लिया। मैं गायनी वार्ड के कमरे में पहुंचा तो सिकंदर की बीवी बेड पर लेटी थी। इसके पहलू में जो बच्चा लेटा हुआ था, इसका सर, चेहरा, आंखें, मुंह और गर्दन तो इंसानी शक्ल में थे, मगर इसका बाकी निचला डर सारा का सारा सांप की शक्ल में था। पहले तो मैं खौफजदा हुआ और परेशान भी हुआ। सिकंदर की बीवी के चेहरे पर भी खुशी और सुकून के तासुरात ना थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस मौके पर क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। मैं सिकंदर को फ़ोन करता हूँ कि वो जल्द आ जाए, मैंने इसकी बीवी को मुखातिब करके कहा और कमरे से बाहर निकल आया। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने सिकंदर को फ़ोन कर दिया कि वो आज लाजमन आ जाए। मैं सिर्फ इसे इतना ही बता सका कि डिलीवरी खैरियत से हो गई है। फ़ोन बंद करने के बाद मैं माजी की यादों में खो गया। मैं और सिकंदर क्लास फेलो और रूममेट भी थे। मेरी और सिकंदर की पहली मुलाकात कॉलेज के एक हॉस्टल में हुई थी। मैं गुजरात के एक निवाई कस्बे से आया था, जबकि सिकंदर का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन के एक गांव से था। मेरे अब्बा जान डॉक्टर थे, इसलिए वो मुझे भी डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं भी डॉक्टर ही बनना चाहता था। हमारे माली हालात बेहतर थे। हमारा पूरा ख़ानदान ही शरीफ लोगों का ख़ानदान कहलाता था। सब अपने काम से काम रखते थे, किसी के साथ कोई दुश्मनी और नाराज़गी ना थी। सिकंदर का ताल्लुक एक ज़मींदार ख़ानदान से था। इसका बाप बहुत बड़ी जायदाद का मालिक था। सिकंदर इनका अगलौता और लाडला बेटा था। इसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती, इसी वजह से वो खुद सर और ज़िद्दी सा हो गया था। वो मुझसे 1 हफ्ते कबल ही कॉलेज आ गया और रिहाइश हॉस्टल में रखी थी। एक कमरे में 2 तालिब इल्म रह सकते थे। ये इत्तफाक था कि मुझे इसी कमरे में बेड अलाट किया गया। मैं शाम ढलने से कबल ही हॉस्टल पहुंचा था। मैं अपने कमरे के बारे में पूछ ही रहा था कि सीनियर स्टूडेंट ने मुझे फर्स्ट ईयर फूल का निशाना बना लिया। सिकंदर को जब मालूम हुआ कि इसके रूममेट को लड़कों ने फूल बनाया हुआ है तो वह इनसे टकरा गया। इसने कहीं की ऐसी दुर्गत बनाई कि इसके बाद उन्होंने किसी और को फूल ना बनाया होगा। मैं पहले दिन से ही सिकंदर की बहादुरी का कायल हो गया। मैंने इसका शुक्रिया अदा करना चाहा तो इसने मुझे गले से लगा लिया। बस पहले दिन से ही हम दोस्त भी बन गए। मेरे और सिकंदर के मिजाज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। वो झगड़ालू था, जबकि मैं अमन और सुलह पसंद था। पढ़ाई के मामले में भी वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता, जबकि मैं किताबी कीड़ा बना था। मगर इसके बावजूद भी हमारी दोस्ती बरकरार थी और कामयाबी से चल रही थी। हमारी पसंद नापसंद मुख्तलिफ थी। सिकंदर के लहजे में बनावट ना थी, बल्कि सख्ती थी। वह सच बात मूझ कर कहने का आदी था। मुझे इसकी एक बात बहुत बुरी लगती थी। वह इंसानों से तो लड़ाई करता था, मगर इंसानों के अलावा जो जानदार है, पालतू जानवरों के अलावा दीगर तमाम जानदारों से इससे खुदा वास्ते का बैर था। वह इनको जान से मारने डालने का आदी था, इसलिए वह एक बेहतरीन शिकारी भी था। इन दिनों कॉलेज में छुट्टियां थी तो वो मुझे अपने हमरा अपने गांव में ले गया। गांव में भी इसके वही अंदाज व अतवार थे। मैं इसके हमरा शिकार पर 2-3 बार गया था। वह एक माहिर निशानेबाज भी था। इसका कोई भी निशाना खता ना होता। इसके गांव के करीब ही दरिया बहता था। सर्दियों के दिन थे। सर्दियों में दरिया अपने पार से बहुत कम हिस्से में नहर की तरफ बहता है और इसके किनारे बहुत ही ऊंचे हो जाते हैं, जिसकी ऊंचाई 15-20 फीट तक हो जाती है। इन दिनों भी ऐसी सूरत हाल थी। मैं और सिकंदर दरिया के किनारे किनारे जा रहे थे कि सिकंदर को न जाने क्या सूझी कि वो दरिया के किनारे बने हुए मिट्टी के बड़े बड़े तोतों को अपने पाँव से धक्का देकर पानी के अंदर गिराने लगा। जब बहुत बड़ा मिट्टी का तोता दरिया में गिरता तो इससे पानी में एक तलातुम सा बर्पा हो जाता और आंधी की मानंद मिट्टी का गुबार सा फैल जाता। इस खेल से सिकंदर बहुत खुश हो रहा था, जबकि मुझे सब कुछ बहुत नागवार गुजर रहा था। मेरे मना करने के बावजूद भी सिकंदर इस खेल को जारी रखे हुए था। मैं बेचारगी से इसे देख रहा था और साथ ही खौफजदा भी हो रहा था कि कहीं कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ जाए। इसी तरह बड़े बड़े मिट्टी के तोतों को गिराते हुए
सिकंदर ने मिट्टी के एक बहुत बड़े तोते को धक्का दिया। वो तो दरिया में गिरा, तलातुम भी बबा हुआ। गुब्बार जब बैठ गया तो हमें इस मिट्टी के तोते की तह में निहायत ही चमकीले सांप के बच्चे दिखाई दिए। सिकंदर के दिमाग में न जाने क्या समाया कि उसने कुछ फासले पर पड़े हुए एक बड़े से पत्थर को उठाया और बुलंदी से जोर लगाकर सांप के बच्चों के ऊपर फेंक दिया। वो पत्थर इतना भारी था कि तीनों सांप के बच्चे दबकर मर गए। सर्दी के मौसम में सांप लंबी सांस कर सोते हैं और मौसम बदलने के बाद तरोताज़ा दम होकर ही बाहर निकलते हैं। जब हम वापस घर लौटने लगे तो मैंने देखा कि एक नागन कीचड़ वाले पानी से निकली और इस पत्थर के गिर चक्कर लगाने लगी, जिसके नीचे इसके बच्चे दबकर मर गए थे। मैं और सिकंदर वापस घर की तरफ चल पड़े। मैं बादल ख्वासा इसके साथ चल रहा था, लेकिन मेरा ध्यान पत्थर के नीचे दबे हुए सांप के बच्चों की तरफ था। जबकि सिकंदर को इसकी बिल्कुल भी परवाह न थी। उसे क्या मालूम था कि इसका ये एडवेंचर इसकी जिंदगी में तलख तजुर्बे की शक्ल धार लेगा और इन मासूम जानों की मौत इसकी आइंदा जिंदगी में जहर घोल देगी। मैं 3 दिन इसके गांव में गुजार कर लौट आया और बाकी छुट्टियां अपने घर वालों के साथ गुजारी। मैंने घर वालों को भी सिकंदर की इस हरकत के बारे में बताया था। फिर गुजरते वक्त के साथ साथ मैं इस वाक्य को भी भूल गया। फिर चंद बरस और बीत गए। मैं डॉक्टर बन गया और एक सरकारी अस्पताल में जॉब करने लगा। सिकंदर ने FC 3rd डिवीज़न में की थी और फिर अपने वालिद के ताल्लुकात की बिना पर एक सरकारी इदारे में बतौर इंस्पेक्टर मुलाजिम हो गया। अब हमारी मुलाकात कभी कभार होती थी क्योंकि हम दोनों की मसरूफियात काफ़ी बढ़ गई थी। हम दोनों ने ही शादी कर ली थी। पहले सिकंदर की शादी हुई जो इसके वालिदैन की पसंद थी। जीनत सिकंदर की बरादरी की थी। सूरत के साथ साथ इसकी सीरत भी खूब थी। इसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की, मगर इसकी बड़ी खूबी यह थी कि वह हाफिज़ कुरान थी। शादी के बाद भी वह नमाज, रोज़ा और दीगर दीनी अहकामात की सख्ती से पाबंदी करती। दोनों मियाँ बीवी में बहुत ही प्यार था। इनकी जोड़ी भी लाखों में एक थी। सिकंदर इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, मगर वो नमाज रोज़े की पाबंदी न करता था। जीनत इसे कहती रहती, मगर वो इस तरफ तवज्जो न देता। मैंने अपनी पसंद से शादी की थी। बुशरा मेडिकल कॉलेज में मेरी क्लास फेलो थी। वहाँ से ही हमारी मोहब्बत का आगाज़ हो चुका था और फिर हमारी शादी हो गई। बुशरा एक माहिर गायनोलॉजिस्ट थी और इसी अस्पताल में काम करती थी जहाँ मैं जॉब करता था। यूं ही 8 साल का अरसा बीत गया। मैं 2 बच्चों का बाप बन गया, जबकि सिकंदर और जीनत अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थे। मैं और बुशरा भी इनके बारे में फिक्रमंद रहने लगे। सिकंदर के कहने पर बुशरा ने जीनत का हर तरह चेकअप कराया। इसके मुख्तलिफ किस्म के कई टेस्ट किए और इसका मुकम्मल तौर पर फिट करार दिया, मगर सिकंदर को इस बात पर यकीन न था। वो कहता था कि मैं तंदुरुस्त हूँ, अगर कोई खामी है तो जीनत में है। इस बात पर बुशरा और सिकंदर में कई बार तकरार हुई तो बुशरा ने इसे वैसे ही कहा कि सिकंदर भाई, आप भी टेस्ट करा कर देख लें, इसमें हर्जी क्या है। मगर यह बात शायद इसे पसंद ना थी कि वो अपना मुआयना कराए। वह जीनत को ही इल्ज़ाम देता था। हमारे मुआशरे का ये अजीब अलमिया है कि हर खराबी के लिए औरत को ही मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है, हत्ता के औलाद से महरूमी की वजह भी औरत ज़ाती ठहराई जाती है। हालांकि मर्द की शराकत इसमें बुनियादी हैसियत रखती है। न जाने क्यों हम दोनों मियाँ बीवी को यह शक बल्कि यकीन था कि नुक्स सिकंदर में ही है, जीनत में नहीं। मगर सिकंदर किसी सूरत अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। इसने हमारे इलाज से मायूस होकर जीनत का देसी इलाज कराया, तावीज़ कुंडों का सहारा लिया, दरबारों पर मन्नतें मांगी, मगर वो बाप ना बन सका। हर तरफ से मायूस होकर इसने हथियार डाल दिए और एक रोज़ मेरे पास आकर कहने लगा, डॉक्टर रिजवी, यार कर लो जो तुम्हें करना है। मैंने सिकंदर का सीमेन का नमूना लिया और इसे अपने अस्पताल के बजाय मुल्क की एक मशहूर और काबिल एतमाद लेबॉर्ट्री में भेज दिया, जहाँ का पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर जवाद, जो कि मेरा दोस्त था, वो एक माहिर पैथोलॉजिस्ट था और इस लेबॉर्ट्री में भारी तनख्वाह पर काम कर रहा था। वो निहायत ही मगन और ईमानदारी से काम करता था। रिपोर्ट अगले दिन मिलनी थी, मगर शाम को ही डॉक्टर जवाद का फ़ोन आ गया। कहने लगा, डॉक्टर रिजवी, अगर आपके पास कुछ वक्त है तो लेबॉर्ट्री आ जाए। खैरियत तो है ना? मैंने पूछा। वह सिकंदर के सीमेन के बारे में आपसे मशवरा और डिस्कस करनी है। ओके, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहकर फ़ोन बंद कर दिया और लेबॉर्ट्री रवाना हो गया। मैं जब डॉक्टर जवाद के कमरे में दाखिल हुआ तो वह खुरबीन पर झुका हुआ था। इसकी पेशानी फिक्र आलूसी लग रही थी और वह बार बार गौर से खुरबीन में देख रहा था। शायद इसे कोई चीज़ अनोखी नजर आ रही थी। मैं इसके करीब गया और इसने खुरबीन से नजर हटा ली और मुझे देखने का इशारा किया। मैंने अपनी आंखें अस्सों से मुंसलिक की और स्लाइडर का मुआयना करने लगा जो डॉक्टर जवाद ने सिकंदर के सीमेंट से तैयार की थी। जदीद दौर की यह इजाद मुख्तलिफ सेल को कई गुना, 50 गुना, बल्कि 100 गुना बड़ा और नहायत रोशन करके दिखाती है। खुरबीन को अपनी आंखों से लगाकर मैंने जो मंजर देखा, इसने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। डॉक्टर होने के नाते मैंने बेशुमार सीमेंस के तजुर्बे देखे और किए हैं, लेकिन जो कुछ इस खुरबीन में दिखाई दे रहा था
वो कम से कम हम दोनों ने इससे पहले नहीं देखा था और बकौल जवाब के मेडिकल साइंस में ऐसा कभी नहीं देखने में आया था। सिकंदर के सीमन में लाखों जरसूमे इधर उधर गर्दिश करते और फिर खत्म हो जाते और इन बेशुमार जरसूमों में एक जरसूमा बड़ी जिसामत का नजर आता था जिसकी शक्ल सांप से मुशाबह थी। वह इन तमाम छोटे बड़े जरसूमों को हड़प कर जाता, फिर और जरसूमे नजर आते और वो इनको भी खा जाता। यह एक परेशान कुन बात थी, इसलिए कि इसका नतीजा कोई भी पैथोलॉजिस्ट नहीं दे सकता था। मैं परेशान सा होकर लेबॉर्ट्री से लौट आया, मगर आकर मैंने बुशरा से केस डिस्कस किया तो वो भी हैरान रह गई। हम दोनों ने फैसला किया कि हम सिकंदर को कुछ ना बताएंगे और यही कहेंगे कि इसका टेस्ट मुस्बत है। मैंने जब अगले दिन सिकंदर को बताया कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त है तो वो खुश हो गया और बोला, मैं इसलिए कहता था कि मेरा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। हाँ सिकंदर, तुम ठीक कहते थे। मैंने इसकी हाँ में हाँ मिला दी, मगर मैं जहनी तौर पर उलझ कर रह गया था और मुझे वो मंजर याद आ गया जब सिकंदर ने वर्षों पहले सांप के बच्चों को बेदर्दी से मारा था। यकीनन ये इसी सांप की जहरीली बद्दुआ का असर होगा जो इसने सिकंदर को दी होगी। मगर अब क्या किया जाए? सिकंदर का इलाज कैसे होगा? अब तो वो कोई दवा भी नहीं खाएगा क्योंकि मैंने ही इसे मुकम्मल मर्द होने का सर्टिफिकेट जो दे दिया था। मगर ये सिर्फ मैं, बुशरा और जवाद ही जानते थे कि अगर कोई खराबी है तो सिकंदर के सीमन में ही है और यह बद्दुआ का असर है। अब इसका असाला कैसे होगा? अब तो वह जीनत को ही कसूरवार गर्दानेगा, हालांकि वह बेकसूर है। वो तो हमदर्दी के काबिल है। हैरत हो रही थी कि इतने बरस गुजर जाने के बावजूद वह हामला क्यों नहीं हो सकी। यूं ही 2 साल और गुजर गए। इस अरसे में सिकंदर से 2-3 बार मुलाकात हुई थी। जब इसने बताया कि इसने जीनत को तलाक दे दी है तो हम दोनों को बहुत दुख हुआ। बुशरा ने तो सिकंदर से खूब लड़ाई की कि इसने जीनत को तलाक देकर इस पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, मगर सिकंदर को जरा भी परवाह न थी। हालांकि तलाक की वजह से इसकी बरादरी में नाराजगी ने भी जन्म लिया था, इसीलिए इसने गांव जाना ही छोड़ दिया था और बातों बातों में इसने बताया कि इसे एक स्टेज की नवारिद अदाकारा से इश्क हो गया है और वो दोनों जल्द शादी करेंगे और शादी के बाद अदाकारी वो छोड़ देगी। फिर एक मुलाकात में इसने बताया कि जीनत की अपनी बरादरी में ही शादी हो गई है। हमने इस खबर पर कोई तवज्जो ना दी, यूं ही कहीं माँ पीत गए। सिकंदर ने इस अदाकारा से शादी कर भी ली और हमें दावतनामा भी भेजा था, मगर मैंने जानबूझकर इसकी दूसरी शादी में शिरकत ना की। अलबत्ता कुछ दिनों बाद हम दोनों ने इसके घर जाकर इसे मुबारकबाद जरूर दी थी। इसकी बीवी नादरा बहुत ही खूबसूरत थी, मगर जीनत के मुकाबले में वह जीरो थी। नादरा के बारे में अखबारात में कई स्कैंडल भी आ चुके थे। कहीं के साथ इसका इश्क भी चला था। न जाने सिकंदर कैसे इसके दाम में फंस गया था। मजमूई तौर पर नादरा अच्छी औरत नहीं थी। हमने इसे सिकंदर की बदकिस्मती ही करार दिया। सिकंदर से मुलाकात हुए 1 साल बीत गया। एक शाम वो हमारे घर आ गया। वो कुछ बुझा हुआ लग रहा था। कहने लगा, जीनत एक बच्चे की माँ बन गई है। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? वो मेरे बच्चे की माँ क्यों नहीं बन सकी? कहीं मेरी टेस्ट रिपोर्ट गलत तो नहीं आई थी या वो किसी और की रिपोर्ट से बदल गई थी? जीनत की माँ बनने की खबर सुनकर हम कतई हैरान ना हुए, क्योंकि इससे माँ तो बनना ही था। हम इस झूठ पर शर्मिंदा हो रहे थे कि हमने सिकंदर की रिपोर्ट को मुस्बिर करार दिया। हमने अपनी गलती पर माजरत की और इसको सीमन के मुआयने की तफसील बता दी। इस रोज मैंने सिकंदर को बताया कि जिस रोज तुमने सांप के बच्चों को बेदर्दी से मारा था, मैं इसी दिन से खौफजदा था कि अब ना जाने आने वाले वक्त में क्या होगा। तुम्हारी जिंदगी के जहरीले लम्हे खुद तुम्हारी करनी का नतीजा है। शायद वो जहरीले जानवर तुम्हें बाप ना बन सकने की बद्दुआ देते होंगे। इंसान किसी से भला क्या नुकसान उठाएगा जितना नुकसान वो खुद अपनी जात से उठाता है, लेकिन इससे इसका अदराक नहीं होता। ऐसे ही वाकयात एहसास पशेमानी में वक्त के साथ साथ बड़े हो जाते हैं और एक तनावर दरख्त बन जाते हैं जिन्हें काटना इनके बस में नहीं होता। बद्दुआ एक मजलूम की आंख के असर से कैसे इनकार किया जा सकता है? सिकंदर को अपने माजी के बारे में जानकर कोई शर्मिंदगी और परेशानी ना हुई। कहने लगा, तुम्हारी तमाम दलीलें गलत हैं। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी डॉक्टर रिजवी कि अब मेरी बीवी नादरा उम्मीद से है। अगर बद्दुआ और मजलूम की दुआ इतना असर रखती तो आज नादरा उम्मीद से ना होती। चंद माह बाद वो माँ बन जाएगी और इसकी डिलीवरी मैं तुम्हारे ही अस्पताल में कराऊंगा ताकि तुम्हें यकीन आ जाए। यह कहकर सिकंदर चला गया और फिर आज इसका कहा सच साबित हो गया कि वो बाप बन गया है, एक अजीब और खलकत बच्चे का। मुझे यूँ लगा जैसे वो बच्चा कह रहा हो, हमने अपना इंतकाम ले लिया है डॉक्टर साहब, देख लें हमारी बद्दुआ की मेराज। मैं मफाकात अमल के इस मुजाहिरे से खौफजदा हो गया कि सिकंदर आएगा तो इसका क्या रद्द अमल होगा। सिकंदर कहीं शाम को कराची से पहुंचा था। वो एयरपोर्ट से सीधा अस्पताल गया ताकि अपने बच्चे को देख ले। अस्पताल पहुंचकर इसने जो मंजर देखा, इसने इसके आवाज़ छीन ली है। इसने अस्पताल में ही नादरा और बच्चे को अपने पिस्तौल की गोलियों से मार डाला, फिर अपने हवास खो बैठा। सिकंदर इन दिनों जेल में है, मगर अब वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो दीवाना और पागल है।
मैं कभी कभार इससे मिलने जेल जाता हूँ, मगर अब वो मुझे पहचानता ही नहीं। जेल वाले इससे अच्छा सलूक करते हैं, मगर वो हर वक्त खलाओं में घुटता है। इसका खाना पीना दिन ब दिन कम होता जा रहा है, वह दिन ब दिन मौत की तरफ बढ़ रहा है। मैं और बुशरा कभी कभी इस नुक्ते पर बहस करते हैं कि जीनत सिकंदर की औलाद को क्यों जन्म ना दे सकी। यह इसके हाफिज़ कुरान होने का ही फेज़ है, वरना वो अगर सिकंदर के बच्चे की माँ बनती तो इसका बच्चा भी नादरा के बच्चे की तरह हो सकता था, फिर इसका अंजाम भी नादरा जैसा ही होता। यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी और कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।